लोगों ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है। क्विक लुक जरूरी है हर चीज का, कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन। नरेशन में अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि नरेशन का मतलब क्या होता है? की हुई बातचीत को दोहराना। जब दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत होती है और कोई व्यक्ति उस बातचीत को क्या कर रहा होता है? किसी और के सामने रिपीट कर रहा होता है, तो इसी एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नरेट करना। और ये सारी प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। हम लोगों ने पढ़ा है कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में हम लोग कही हुई बात को हूबहू बिना किसी बदलाव के कहते हैं। अगर ओरिजिनल स्पीकर ने अपने लिए मैं लगाया है तो हम लोग भी वहां मैं ही बोलते हैं, सामने वाले के लिए तुम लगाया तो सामने वाले के लिए तुम ही बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो जो आपको बता रहा होता है उस घटना को, वो अपने अकॉर्डिंग उस मैं और तुम जैसे शब्दों में क्या करता है? बदलाव करता है। ठीक है। और भी कई सारी चीजें बदलती हैं। तो उसके पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी होता है कि हम लोगों का जो नरेशन या नैरेटिव सेंटेंस जो होता है वो कितने पार्ट में लिखा होता है। नैरेटिव सेंटेंस नॉर्मली दो पार्ट में लिखा होता है, जो कि कॉमा से सेपरेट किया जाता है। किससे सेपरेट किया जाता है? कॉमा से। कॉमा के पहले जो होता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमा के बाद वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में थोड़े थोड़े बदलाव करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं? सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि कुछ बदलाव हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में, और कुछ बदलाव रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। ठीक है। एक और चीज, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोगों ने उस 6 स्टेप में बांटा है। कितने स्टेप में बांटा है? 6 स्टेप्स में, जिसके 2 स्टेप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिप्लेस द कॉमाज। अब एक चीज समझिए, हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और राइट साइड में क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो बदलते समय हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके वर्ब में, फिर कॉमाज में, और तब जाके इसमें हम लोग बदलाव करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा होता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग, उसके एक्सप्रेशन, उसके भाव के अकॉर्डिंग हम लोग इसके वर्ब को बदलते हैं। ये कुछ बताता है तो इसके वर्ब को से या टेल लिखते हैं। ये कुछ पूछता है तो इसको हम लोग आस्क लिखते हैं। ये अगर आदेश देता है, निवेदन करता है तो हम लोग ऑर्डर या रिक्वेस्ट लिखते हैं। कुछ मना करता है तो फॉरबिड लिखते हैं। अगर ये आशीर्वाद या श्राप देता है तो ब्लेस या कर्स लिखते हैं। और अगर ये आश्चर्य वगैरह का भाव व्यक्त करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टेप 2 में कि कॉमाज भी है वो इसके अंदर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बदले जाते हैं, जो कि पीछे के 2 क्लासेस में हम लोगों ने पढ़े हैं। देखिए, अगर यहाँ असर्टिव होता है तो दैट लगाते हैं, ऑप्टेटिव होता है तो दैट लगाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी होता है तो दैट लगाते हैं। अगर यहाँ यस नो क्वेश्चन होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं। क्वेश्चन टैग भी होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं। और अगर WH क्वेश्चन रहता है तो उसी WH वर्ड का यूज करते हैं। ठीक। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंपरेटिव रहता है तो टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जिसको मैंने आपको समराइज करके बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके आगे वाले स्टेप की तरफ चलेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीजें बदली जाती हैं। स्टेप 1 में हमने इसे बदला, स्टेप 2 में हमने इसे बदला, बाकी 4 स्टेप के बदलाव जो होंगे वो आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेंगे। यहां तक की चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। चलिए अब आगे आज बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डालते हैं स्टेप 3। स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं? एक चीज याद रखिए हमेशा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा जाता है वो सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, फाइनली उसे हमको असर्टिव में चेंज कर देना है। ठीक है। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव। इफ इट इज नॉट, यदि वो असर्टिव में ना हो तो। समझ में आई बात? अब एक चीज सोचने वाली बात है कि हमारे 5 टाइप में तो पहला टाइप ऑलरेडी असर्टिव होता है, तो उसको तो चेंज करने की क्या जरूरत है? तो है ही ऑलरेडी। अब मान लीजिए मैंने आपको एक 100 रुपए का नोट दिया, मुझे कहा मुझे 100 रुपए का नोट दे दो, तो 100 रुपए का ही नोट था, फिर उसे क्या करना है?
एक चीज देखिए, असर्टिव सेंटेंस की बनावट कैसी होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्यों ब्लर हो रहा है जी? देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस की बनावट जो होती है वो कैसी होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप। ये है मेरे असर्टिव सेंटेंस का क्या है? स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपके पास कोई भी सेंटेंस हो, उसके फाइनल सब्जेक्ट को क्या करना है? शुरू में, और हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद कर देना है। ठीक, अब जरा सोचिए, हमारा असर्टिव तो ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में होता है, तो इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें करना क्या होगा? एक असर्टिव छोड़ देंगे और एक इंपरेटिव छोड़ देंगे। कारण क्या होता है? देखिए, इंपरेटिव की बनावट होती है V1 प्लस अदर वर्ड्स या डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब एक चीज जरा बताइए, ये है हमारा इंपरेटिव, ये क्या है? हमारा इंपरेटिव। इसमें एक्चुअली में सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है। हमारा इंपरेटिव का अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है? यू। मान लीजिए मैंने कहा कम इन, इसका मतलब क्या? यू कम इन। मैंने कहा गेट आउट, इट मीन्स यू गेट आउट। स्टैंड अप यानी यू स्टैंड अप। तो अब जरा गौर करिए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये तो असर्टिव वाला ही फॉर्मेट है, बशर्ते उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है। तो जब सब्जेक्ट उधर होता, कहीं और होता, तब तो लाना पड़ता ना। तो ये तो मेंशन ही नहीं किया गया है, तो फिर लाने की नौबत ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? असर्टिव को छोड़ देना है और इंपरेटिव को छोड़ देना है। स्टेप नंबर 3 में असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस को फिर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि असर्टिव बदलने की जरूरत नहीं होती और इंपरेटिव को बदला नहीं जा सकता है। और यही एक कारण है कि स्टेप 2 में हम लोग कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इंपरेटिव होता है। क्योंकि कंजंक्शन तो तब लगाएंगे ना जब क्लॉज होगा, तो क्लॉज के फॉर्मेट में रह ही नहीं जाता है, इसलिए उसको कंजंक्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली उसमें केवल टू लगाते हैं। तो चलिए कुछ बातें, यानी कि हमें पहले यह ध्यान रखना होगा कि हम असर्टिव को चेंज नहीं करते हैं, असर्टिव, और दूसरे नंबर पर किसको चेंज नहीं करते हैं? इंपरेटिव। लेकिन कुछ लोग हो सकता है ये आपसे सवाल पूछ दें कि लेटस तो चेंज करते हैं हम लोग। क्या चेंज करते हैं? लेटस। तो लेटस को हम लोग पहले असर्टिव में लेके आते हैं, इसके बाद तो जब वो असर्टिव में आ जाता है तो फिर असर्टिव वाले फॉर्मेट में हो जाता है। अब इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पर क्या बचा? इंटरोगेटिव। क्या बचा? तो एक चीज बताइए मुझे, इंटरोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। ठीक, पहला यस नो। यस नो की बनावट कैसी होती है? बिल्कुल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब या जो भी हो, और लास्ट में अदर वर्ड्स, और क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? अब आप जरा गौर करिए, आपके असर्टिव चलिए, आपके असर्टिव और इंटरोगेटिव में क्या बेसिक डिफरेंस है? ये आपका बाहर है और ये आपका अंदर है। तो हम क्या करेंगे? इसको लेके चले आएंगे इधर, और इसको कहां लेके चले जाएंगे? बिल्कुल, सब्जेक्ट आ गया यहां पे और हेल्पिंग वर्ब यहां पे। जैसे ही ये वाला चेंज हम लोग करेंगे, ये जो हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क, ये किस में चेंज हो जाएगा? फुल स्टॉप में। अब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। तो हम लोग क्या करेंगे जी? यू को इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा यू, आर को इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा आर, और हैप्पी का हैप्पी, और अब इसकी जगह क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। एक बेसिक काम हमने कर लिया और ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया? ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस, एक आपको ग्रामर में पार्ट पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। उस चैप्टर में आपको एक और चीज आपको सीखने को मिलेगा कि मीनिंग बदले बिना हम लोग उसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करते हैं, मीनिंग बदले बिना। यहां पे उसको उस तरीके की चीजों को ध्यान में नहीं रखना है। यहां पे सिर्फ हम लोग सेंटेंस के फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। मतलब आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे करके सिर्फ स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, मीनिंग से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो आपने देखा इंटरोगेटिव का पहला क्या है? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में हमने देखा कि उसकी बनावट क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स।
मेन वर्ब की जगह नाउन वगैरह भी हो सकता है, ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को इधर, हेल्पिंग वर्ब को उधर, और ये फाइनली किस में चेंज हो गया, असर्टिव में हो गया ना। चलिए अगले नंबर पर आता है क्वेश्चन टैग। क्या आता है, चलिए देखिए अगले नंबर पर आता है क्वेश्चन टैग्स। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन टैग्स वाले सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग ऐड किया जाता है, यानी कि पहले से वो क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम लिख रहे हो ना, तो मैंने ना जब लगाया तब ये संदेहात्मक प्रश्न बना, जब तब तक ये प्रश्न नहीं था, तुम लिख रहे हो, तुम नहीं लिख रहे हो, ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो अब एक चीज गौर करिएगा, क्वेश्चन टैग की बनावट कैसी होती है, तो क्वेश्चन टैग की बनावट कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा मेन फोकस क्वेश्चन टैग के ऊपर है ही नहीं। इसके बाद मान के चलिए यहाँ पे अदर वर्ड्स कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब, और अगर नेगेटिव रहता है तो वही एंटी, और उसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। यही ना करते हैं, मैंने ब्रैकेट में इसलिए दिया है कि अगर ये रहेगा तो एंटी लगाएंगे और नॉट रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है 3 पार्ट में, जिसको भी समझना होगा वो क्वेश्चन टैग के वीडियोस जाके देख सकता है। अब एक चीज गौर करिए, अगर मैं एक बाउंड्री यहां बना दूं इतना, तो ये लगने के बाद ना क्वेश्चन टैग हुआ, बोलिए, इसमें जब ये जुड़ा तब ना क्वेश्चन टैग हुआ। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये क्वेश्चन टैग रह जाएगा क्या। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन टैग है तो क्या करिए, चुपचाप उसको हटा दीजिए, समझ गए। जैसे ही आपका क्वेश्चन टैग हटा, आप जरा बताइए तो ये असर्टिव वाला फॉर्मेट आ गया कि नहीं। अब बस आपको क्या करना है, इस कॉमा की जगह फुल स्टॉप। एक एग्जांपल कर लेते हैं जैसे मान लीजिए मैंने कहा यू आर हैप्पी आरंट यू, मैंने क्या कहा, यू आर हैप्पी आरंट यू, तुम खुश हो ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका क्या है आरंट यू, इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। बस लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, समझ गए। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमें असर्टिव और इंपरेटिव को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस नो क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को अंदर कर देते हैं, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक, चलिए समझ में आ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि जब WH क्वेश्चन हमारे पास होता है तो हम लोग कॉमा हटा के उसी WH वर्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी मैंने क्या बोला, इसको डोनेट कर दीजिए, क्या करिए, डोनेट कर दीजिए। चलिए पहले इसकी बनावट देख लेते हैं, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अब देखिए WH क्वेश्चन की बनावट, यस नो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, WH जोड़ देना है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या मेन वर्ब की जगह नाउन वगैरह और अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जरा गौर करिए, अगर आप इसको माइनस कर देते हैं इसको, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ना जो यस नो क्वेश्चन वाला था। और इसको हम लोग क्या करते थे, इस हेल्पिंग वर्ब को अंदर और इसको बाहर। आर यू तो यू आर, कैन यू तो यू कैन। अब एक चीज गौर कीजिए, हम लोगों ने पिछले स्टेप में क्या किया था, WH वर्ड को तो डोनेट कर दिया था ना, तो जो चीज दान दे दी है उस पर आपका क्या अधिकार है क्या कोई अधिकार। तो हमारे पास जब कंजंक्शन नहीं था तो हमने क्या किया, सहायतार्थ कॉमा को कहा भैया हमें ले लो, हमने WH वर्ड को दे दिया। तो अब ये तो इसका कनेक्शन खत्म। तो बाकी आपने जो यस नो क्वेश्चन के लिए जो कुछ किया था वहां वही काम यहाँ पे भी करिए, हेल्पिंग वर्ब को अंदर भेज दीजिए। ठीक है, अब देखो अगर सेंटेंस ऐसे है, हु आर यू, हु आर यू क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, हु यू आर। हाँ, कुछ जगहों पर आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। जैसे कई, अच्छा जैसे एक बात बताइए, मैंने हु आर यू कहा, इसमें तो हमारा इनडायरेक्टली एक यू है, हम उसको लेके आ सकते थे, लेकिन मान लीजिए मैंने कहा हु हैज बीटन हिम, तो फिर वहां पे क्या करेंगे, वहां पे कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा WH अगर सेंटेंस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड तो दे देते हैं कंजंक्शन को। अब हमारा नॉर्मल यस नो क्वेश्चन की तरह दिखने लगेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब उधर और सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए मिटा दें इसको, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने का ये तरीका था। ठीक है, इसके बाद अगले नंबर पर आता है हमारा ऑप्टेटिव। क्या आता है,
ऑप्टेटिव। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस तभी होता है जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो खास बातें, अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं होंगी, एक भी नहीं होगा तो फिर सेंटेंस गड़बड़ है। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम लोग किसकी, ऑप्टेटिव की। किसकी बात करते हैं, ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बनावट कैसी होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बनावट होती है, नॉर्मली मे होता है पहले। क्या होता है, क्वेश्चन बनाते समय मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें मे नहीं रहेगा उसको, उसमें मे आपको एज्यूम कर लेना है। ठीक, बिल्कुल। तो मे के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये भी याद रख लेना क्योंकि मे एक मॉडल वर्ब है। ठीक, तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसी एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देना होता है हमें, सब्जेक्ट को बाहर, मे को अंदर, और लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, यस, यू आगे, मे भीतर, लिव लॉन्ग, यही करते हैं ना, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। मीनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ मीनिंग, हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसके बनावट को क्या कर देना है, उसकी संरचना में परिवर्तन कर देना है। समझ गए। अच्छा, अभी हम लगे हाथ एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे सेंटेंस का जिसमें में होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। चलिए देखिए, आपके पास ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, महाराज की जय हो। एक चीज देखिए यहां पे है क्या, आप लोगों को एक इन्वर्जन आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बताइए, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है जी, अपोजिट, उल्टा। तो एडवर्ब के चैप्टर में आपको इन्वर्जन पढ़ना होता है। जब हम अपनी बातों पर जोर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बातों पर जोर देना चाहते हैं, तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम एडवर्ब्स को पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब को लिखने के बाद सब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, लास्ट में। ठीक है। अब जैसे देखिए, मैंने कहा योर कार इज आउटसाइड, तुम्हारी कार बाहर है। ठीक, अगर मैं लिख दूं आउटसाइड इज योर कार, तो इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, बस इतना परिवर्तन हुआ कि मैंने बात पर जोर दिया। क्या किया, जोर दिया। मैंने कहा तुम्हारी कार बाहर है, और मैंने कहा बाहर ही तो है तुम्हारी कार। समझ में आई बात। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को शुरू में, या केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, यह दिखाने के लिए कि मैं आपको जोर दे रहा हूं। यदि तुमने मुझे समय पर बता दिया होता तो यह घटना नहीं हुई होती, ये नॉर्मल। यदि तुमने समय पर बता दिया होता तो यह घटना नहीं होती। तो मैंने हिंदी में केवल टोन, बोलते समय तो मैं टोन दिखा सकता हूं, लेकिन लिखते समय टोन कैसे नजर आएगा। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, या इफ यू हैड टोल्ड मी ऑन टाइम, दिस वुडंट हैव हैपेंड। लेकिन अगर इसी को जोर देकर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, या हैड यू टोल्ड मी ऑन टाइम, दिस वुडंट हैव हैपेंड। समझ में आई बात। कई बार आपको ये सारी चीजें आपको आगे सीखने को मिलेंगी। अब आप जरा गौर करिए, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग आपका एडवर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। एडवर्ब, फिर वर्ब, तब सब्जेक्ट। हम बात वही कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी बातों पर इंफेसाइज कर रहे हैं, महाराज की जय हो। तो मैंने जोर दिया ना, महाराज खुश हो जाए, 2-4 पैसा दे दें हमको। अब इसी वाक्य को हम लोगों को क्या करना होता है, नॉर्मल फॉर्म में लेके आना होता है। मन में इमेजिन कीजिए, चाहे कहीं रफ वर्क कीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन खूब बढ़िया है, हाँ, तो 200 का 2.5% निकाल लेंगे मने में कि 5 होगा, और नहीं आता होगा तो 200 गुणे 2.5 बटा में 100 लिखेंगे, यही ना करेंगे। हाँ, तो आपको पता होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे में, सब्जेक्ट कौन है भाई, हाँ, तो क्या लिखेंगे, मे द किंग। अब हमारा वर्ब है लिव, ये भाई साहब हमारे एडवर्ब हैं, और एडवर्ब कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में। इसका एक्चुअल पोजीशन ये होता है। अब समझ में आई बात। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया,
जोर देने के लिए। किस लिए किया? जोर देने के लिए। ये वाला काम जोर देने के लिए किया, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं। सिंपल बात है। तो जब आप इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो फिर अब क्या बताना रह जाएगा? मेरे को भीतर ले जाइए कि इनको बाहर लेके आइए। तो ये बातें मैं आपको स्पेशल में बताता, लेकिन क्यों स्पेशल में बताऊं? जब अभी हम असर्टिव में चेंज करना सीख ही रहे हैं तो फिर क्यों ना सीखें कंप्लीट सारी बातें। ठीक, कोई कंफ्यूजन? हाँ, फिर भी कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी जो थोड़ी लीक से हट के हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच गया। क्या बच गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल वाले सिर्फ इंटरजेक्शन और एक असर्टिव सेंटेंस लगा के बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस होते हैं, कुछ सिंगल वर्ड सेंटेंस होते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अब यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब इंटरजेक्शंस। देखिए इसकी बनावट क्या होती है? एक इंटरजेक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इंटरजेक्शन, निश्चित है एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अब जरा गौर करिए, अगर मैं इस इंटरजेक्शन को यहां से रिमूव कर दूंगा तो असर्टिव सेंटेंस जस का तस बचा रह जाएगा, फिर उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, ओह आई हैव लॉस्ट माई वे, मैंने अपना रास्ता खो दिया है, या मैं अपने रास्ते से भटक गया हूं। अब आप जरा गौर करिए, इसी एक्सप्रेशन के चलते ना, ये क्या है? इंपरेटिव है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी है। मैं इस एक्सप्रेशन को अगर रिमूव कर दूं यहां से, तो फिर मेरा बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या है? असर्टिव ही तो है। ठीक, तो नॉर्मल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। कहां जरूरत होती है? व्हाट और हाउ से बने हुए सेंटेंसेस में जरूरत होती है। अब यहां पे दिक्कत क्या है? हम लोग पढ़ने चल देते हैं नरेशन, लेकिन हमें बेसिक सेंटेंस, उसके फॉर्मेशन और उसके टाइप्स के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। तब तो हमारे साथ तो समस्या है ना। उसी समस्या से बचने के लिए हमें इन सब चीजों को पहले सीख लेना चाहिए, तब जाके अगर हम लोग क्या करेंगे? नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन क्या है? नरेशन, वॉइस, टेंस, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एप्लीकेशन है। आप उसको अप्लाई करते हैं अलग अलग जगहों पर। आप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का क्या मतलब है? पूरा ग्रामर मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कोई ग्रामर थोड़ी है। आप उसके करेक्ट यूजेज को पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि ही के साथ इज नहीं लिखना चाहिए, आर नहीं लिखना चाहिए, कि क्या लिखना चाहिए। आपको पता होता है कि एवरीवन के साथ हम लोग हिज लगाएंगे कि देयर लगाएंगे। आपको पता होता है कि ऑल कब सिंगुलर होता है, कब प्लुरल होता है। यही सब चीजें तो पढ़ते हैं हम लोग। तो आप वर्ब का यूज पढ़ते हैं, नाउन का यूज पढ़ते हैं, प्रोनाउन का यूज पढ़ते हैं, और जब फाइनली कुछ लिखना शुरू करते हैं तब आप उसको शुद्धता के साथ लिखते हैं। और यही तो ग्रामर की परिभाषा होती है कि ग्रामर वैसे नियमों का संग्रह है जिसके माध्यम से आप लोग क्या करते हैं? शुद्ध रूप से लिख और बोल पाते हैं। समझ में आई बात कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है। अब आप जब ऐसे लिखिएगा, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, तो उस समय आप, अगर आपने सारे ग्रामर्स को अच्छे से पढ़ा है तो लिखते समय आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने लिखा दिस बॉय और किसी ने लिख दिया दिस बॉयज, बताइए सही कौन सा है? दिस बॉय। और हो सकता है आवश्यकता के अनुसार बॉयज सही हो, वहां दिस की जगह दीज की आवश्यकता हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको वहां रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। उसी तरीके से नरेशन बनाते समय आपको उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के जो सेंटेंस हैं उसको कॉमन सेंस के आधार पर भी क्या करना होता है? असर्टिव में चेंज करना होता है। चलिए व्हाट और हाउ वाला पढ़ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंसेस मेड ऑफ व्हाट एंड हाउ। अच्छा देखिए, एक होता है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, बिल्कुल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये तो क्वेश्चन हो गया ना जी। व्हाट इज, यस, व्हाट इज योर नेम, ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या ये भी क्वेश्चन है? नहीं है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको अगर हमें बदलना होगा तो इसका असर्टिव फॉर्म क्या है? अच्छा आप जरा सोचिए, आप लोग किसी को कहते हैं डोंट पार्क योर कार हियर, अपनी कार यहां पे पार्क मत करिए,
इसका मतलब आप उससे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। तो डोंट पार्क योर कार हियर का मतलब हो गया यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, इट मीन्स उसका असर्टिव वर्जन। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं ना उसको कि डोंट स्मोक, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना यू शुड नॉट स्मोक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लेट अस हेल्प हिम, इट मीन्स वी शुड हेल्प हिम। तो हर सेंटेंस का कहीं ना कहीं एक असर्टिव वर्जन होता जरूर है, समझ में आई बात। इस सेंटेंस का कोई ना कोई असर्टिव वर्जन जरूर होगा और उसी असर्टिव वर्जन को इसमें से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या सुंदर जगह है, इट मीन्स आपको देख के वो जगह बड़ी सुंदर लगी, यानी आप कहना चाहते हैं कि ये जगह बहुत सुंदर है। ओह हाउ फास्ट यू रन, कितनी तेज तुम दौड़ते हो, इट मीन्स यू रन वेरी फास्ट। ठीक, हाउ टेस्टी द फूड इज, अरे कितना स्वादिष्ट भोजन है, इट मीन्स द फूड इज वेरी टेस्टी। आप यही बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इसलिए आप उसको क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी वाले वे में कहते हैं। मैं इसको ऐसे में रियली द फूड इज वेरी टेस्टी, तो आपने नॉर्मल वे में कहा अरे क्या स्वादिष्ट खाना है, अरे अच्छा वो बड़ी तेज गेंद फेंकता है, अरे कितनी तेज गेंद फेंकता है वो। अब आप जरा देखिए बात एक ही है ना, लेकिन भाव जो बोलने का है वो क्या है, अलग अलग है। तो जब भाव बदलता है तो ही तो सेंटेंस की बनावट बदलती है। तो आपको क्या करना है, इस भाव को खींच के असर्टिव में लेके आना है कि अगर मुझे असर्टिव में ये बात कहना होता तो मैं कैसे बोलता। समझ में आई बात। चलिए आ जाइए, इसी पर मेहनत कर लेते हैं जरा हम लोग, व्हाट और हाउ वाले वाक्य पर। देखिए पहले नंबर पे आता है व्हाट। व्हाट से दो प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक एडजेक्टिव के साथ और एक बिना एडजेक्टिव के। यस देखिए पहला जो सेंटेंस होता है वो ऐसा होता है, व्हाट प्लस नाउन। वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, व्हाट प्लस नाउन। ठीक, और कई बार आपको इस नाउन के बगल में सब्जेक्ट और वर्ब भी मिलेगा। क्या मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी मिल सकता है, और तब भी जाके लास्ट में क्या हो सकता है, यानी ऐसे भी मिलेगा या हो सकता है इंक्लूडिंग आपका क्या हो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, या मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं व्हाट अ प्लेस इट इज, बोल सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, मैं सुनो व्हाट अ बॉय ही इज, बोल सकता हूं कि नहीं है। मैंने कहा व्हाट अ गर्ल, यहां पे मैं एक्स्ट्रा में क्या जोड़ सकता हूं, व्हाट अ गर्ल शी इज, ऐसे भी बोल सकता हूं। समझ में आई बात। अब आप एक चीज गौर करिएगा कि सेंटेंस चाहे इतना तक हो चाहे इतना तक हो, ये देखिए चाहे इतना हो चाहे इतना हो, अगर ये ना भी दिया रहे तो आपको यही इमेजिन करना है, किसके अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग। ये प्लेस है ना, प्लेस आदमी है कि निर्जीव वस्तु है, निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, इट। लड़का है, लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, ही, और लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, शी। समझ में आई बात। अब एक चीज गौर करिए कि जब हम लोग ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो यहां पे अगर इट इज लिखा हो, ज्यादातर क्वेश्चन में मिल जाएगा व्हाट अ प्लेस इट इज लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट अ बॉय ही इज लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट अ गर्ल शी इज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या प्लुरल होगा तो दे आर लिखा हुआ मिलेगा, यू आर लिखा हुआ मिलेगा, आई एम लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट अ बॉय आई एम, क्या लड़का हूं मैं, हाँ व्हाट अ बॉय यू आर, क्या लड़के हो तुम। इट मीन्स कुछ अच्छे गुण। नाम लेके भी हम लोग बोल सकते हैं। अब सब लोग का नाम लेंगे तो टाइम लगेगा। हाँ जैसे पहले क्या होता था ना कि रेडियो पे लोग गाना सुनने के लिए फरमाइश करते थे, आज तक तो इंटरनेट का ज़माना है, तो कि दिल्ली से इन्होंने पंजाब से इन्होंने माने विविध भारती पर अलग अलग FM चैनल पर इन्होंने ये फरमाइश की है। एक गाने सुनने के लिए दुनिया भर की फरमाइश आती थी। उससे भी पहले चिट्ठियाँ आती थीं, चिट्ठी लोग भेजते थे टीवी पर जब कार्यक्रम थे तो चिट्ठी खुलती थी और गलती से अगर आपका नाम पढ़ लिया जाए तो आपका मन चहक उठता था कि अरे मेरा नाम लिया गया। तो उसी तरीके से आप सामूहिक रूप से सबका नाम है इसमें, नीतीश, शिवम, शुभम, देवराज, अंकित, आलोक, पता नहीं सब, आदित्य, सब लोग हैं। चलिए, तो मैंने ये जो बताई ये बात समझ में आई आप लोगों को कि मैंने ये जो व्हाट लगाया ये एक्चुअली में इस नाउन के लिए लगाया, और इस नाउन के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप लिखते तो भी और नहीं लिखते तो भी ये आपको क्या करना होता है, इमेजिन करना होता है। लिख लिया तो काम आसान है, और नहीं लिखा है तो आपको क्या कर लेना है,
इमेजिन कर लेना है कि इट इज, ही इज, शी इज, ही है, या आई एम, यू आर, ही, दे आर वगैरह ही है। समझ में आई बात? हाँ, अंडरस्टूड है, ये तो मान लेना। नहीं मानोगे तो फिर सेंटेंस बनाना मुश्किल होगा। अब अगर ये दिया हो तो, और नहीं दिया हो तो, मान के आपको इसको असर्टिव में बदलना हो तो क्या करेंगे? इसको असर्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इट इज को लेके आ जाइए, क्योंकि यही ना आपका शॉर्टकट सब्जेक्ट वर्ब है। इसमें सबसे पहले क्या लेके आ जाइए? ही इज, और इसमें आप लोग लेके क्या आ जाइए? शी इज लेके चले आए। अब एक बात बताइए, ये व्हाट लगाए क्यों थे? क्योंकि आपको इस प्लेस या इस लड़के या इस लड़की के किसी गुण को देख के आप ये सेंटेंस बोले थे। व्हाट अ फूड, इट मीन्स फूड टेस्टी है। व्हाट अ प्लेस, यानी प्लेस ब्यूटीफुल है। व्हाट अ बॉय, हो लड़का क्लेवर है या कनिंग है। व्हाट अ गर्ल, यानी लड़की ब्यूटीफुल है या जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने जिस गुण को देख के यहाँ व्हाट लगाया है, उस गुण का एडजेक्टिव जो होगा, उसी एडजेक्टिव को क्या करना है? लिख देना है। अब अगर मान लीजिए आपको प्लेस ब्यूटीफुल लगा होगा तो इस व्हाट के बदले क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुल लगाएंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल, हाँ, और तब इस प्लेस को आके चिपका देंगे। ये तो हट गया, इसका काम तो इसने करना शुरू कर दिया ना। अब है, अगर लड़का हैंडसम है तो क्या लगाएंगे? ही इज अ हैंडसम। अब बताइए, यहां पे गर्ल है तो क्या लगाएंगे? अ ब्यूटीफुल। अब एक चीज जरा सोचिए, ये जो व्हाट है ये एक्चुअली में इसी एडजेक्टिव को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? इसी एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस नाउन के लिए आपने सब्जेक्ट वर्ब जो चुना वो यहां पे लिख दिया, सब्जेक्ट और वर्ब वाली जगह पर, ठीक? और उस नाउन को जहां पे लिखना चाहिए वहां पे लिख दिया। और व्हाट क्या काम कर रहा है? विशेषण। तो इस व्हाट के लिए हमने क्या लगा दिया? एडजेक्टिव लगा दिया। क्या लगा दिया? सुटेबल एडजेक्टिव लगा दिया। लेकिन आपका काम जरा और आसान हो जाता अगर यहाँ पे व्हाट अ प्लेस की जगह लिखा होता व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी लगा देना था। व्हाट अ बॉय की जगह लिख दिया होता व्हाट अ हैंडसम बॉय। व्हाट अ गर्ल की जगह लिख दिया होता व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब इतना लिख ही देता तब आपका काम अति आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन एडजेक्टिव लिखा है तो बस उसमें इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देनी है। मान लीजिए आपके दूध में आपको गुड़ लेना है कि चीनी लेना है, अगर नहीं डाला है तो आपके पास विकल्प है, गुड़ भी रखा है चीनी भी रखा है, आपको जो डालना है डाल लीजिए। लेकिन ऑलरेडी अगर गुड़ या चीनी डाला हुआ है, अब आपको मीठा कम लग रहा है तो क्या करेंगे? तनिसा और डाल देंगे। तो बस वही समझिए कि अगर व्हाट के बाद एडजेक्टिव नहीं लगा है, इसका मतलब कि गुड़ चीनी वाला ऑप्शन आपके पास है, गुड़ डालिए चाहे चीनी डालिए, अपने मन से एडजेक्टिव चुन लीजिए। लेकिन अगर गुड़ या चीनी डाला है तो क्या करेंगे आप? उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए 2-4 चम्मच और ही डाल देंगे, तो वही काम वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो देखिए आपके पास एक वाक्य की बनावट ये रही, तो इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? सुटेबल एडजेक्टिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो V1 नहीं समझना इसको। इसके बाद क्या लिखना है? एक एडजेक्टिव लिखना। क्या लिखना है? एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद इस नाउन को लिख देना है। और ध्यान रहे कि अगर इस नाउन के पहले क्या लगा हो, ए या एन, तो इस एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या कर लेंगे? ए एन लगा देंगे। ठीक। और इसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव ऑलरेडी लगा हो तो क्या करेंगे? वेरी लगा देंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए, तो हम लोगों ने व्हाट का यूज देखा एक्सक्लेमेटरी में। अगर इसमें एडजेक्टिव लग जाएगा तो क्या करेंगे? बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज रहेंगी। देखिए, अगर व्हाट में क्या लग जाए? पहले एडजेक्टिव लग जाए। क्या लग जाए? एडजेक्टिव। और तब नाउन लग जाए। क्या लग जाए? नाउन लग जाए। तब आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स्ट्रा जोड़ना रहेगा? वेरी। क्या जोड़ना रहेगा? वेरी। ठीक, यानी इसकी बनावट कैसी होगी? इसकी बनावट हो जाएगी सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब वेरी। क्या लगाएंगे? तब उसके बाद एडजेक्टिव, और तब उसके बाद नाउन। समझ में आई बात? और यहां पे फुल स्टॉप। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर इसमें ए एन लगा हो तो वेरी के पहले ए एन लगाएंगे। कहां लगाएंगे? अगर यहां पे क्या लगा होगा इसके साथ? ए एन, तो इसके बाद हम पहले वेरी लगाएंगे, और वेरी के पहले क्या लगाएंगे? ठीक है। व्हाट अ टॉल बॉय यू आर, तो क्या करेंगे? यू आर अ वेरी टॉल बॉय। ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। व्हाट अ टेस्टी फूड इट इज अ वेरी टेस्टी फूड। बस यही काम करना है। और इससे भी ज्यादा आसान है हाउ।
क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एडजेक्टिव और एडवर्ब ही लगा होता है, नाउन का कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। और क्योंकि व्हाट आता है नाउन के लिए, हाउ आता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। तो जब उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब लगा रहेगा तो सीधे उसमें क्या लगा देना है, वेरी। और उसमें ये सब्जेक्ट वर्ब भी लगा रहता है, बिना सब्जेक्ट वर्ब के इस्तेमाल वो नहीं होता है। चलिए, हो गया नोट आप लोग का? चलिए, हाँ, वीडियो देखने वाले लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हाँ ना भाई, वीडियो वाले लोगों को भी ना सूचना देते रहना है, जो आ जाएगा सब। चलिए अब आ जाते हैं किसके, हाउ। ठीक, तो पहले डायरेक्टली हम लोग हाउ की बात कर लेते हैं। हाउ की बनावट ऐसी होती है, हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, और यहाँ पे हाँ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। बस वही काम करना है, इस एडजेक्टिव के बदले वेरी का यूज करना है। क्या यूज करना है, बदले नहीं, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए। तो इसकी बनावट ऐसी हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी दिया हुआ है, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने कहा हाउ फास्ट यू रन, यानी तुम कितना तेज दौड़ते हो। हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। तो जो भी आप यहां करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया ना, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इस सब्जेक्ट वर्ब को इधर लेके आइए, यू रन। अब बताइए इस हाउ के बदले क्या लगाएंगे, वेरी, यू रन वेरी फास्ट, हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 3, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, लेफ्ट से राइट चलना है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा स्टेप क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा, और तीसरा स्टेप क्या होता है, चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव। यानी कि असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस छोड़ दिए जाएं तो बाकी 3 टाइप के सेंटेंस को फाइनली आपको क्या करना होता है, असर्टिव में चेंज करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा पर्सन चेंज करना, वर्ब चेंज करना और अदर वर्ड चेंज करना। ठीक है, जो आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। इतने दिन के लिए धन्यवाद। अच्छा चलिए, हम भाई रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, आप हमारे विद्यार्थियों का बड़ा मन है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए उपयोगी है, आप लोग इससे लाभ उठा सकते हैं, तो आप खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभ उठाने के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो क्या जरूरी है। धन्यवाद।